हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 19 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। एक इम्पोर्टेंट सेशन इंडिया में आयोजित किया गया, नो मनी फॉर टेरर या टेरर फंडिंग के अगेंस्ट एक तरीके से सेशन था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत के होम मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। इसके अलावा 20 कंट्रीज़ के आसपास के मिनिस्टर और अप्रोक्सीमेटली 70 कंट्रीज़ के आसपास के रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेंगे। इस दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर या अलग अलग जो लीडर्स हैं उन्होंने कई सारे एरिया पर डिस्कस किया गया, और इसमें मेन, क्योंकि मीटिंग का मेन एजेंडा था कि जो टेरर को फंडिंग होती है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड देखने को मिलेगा कि अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, इस तरह के जो चैलेंजेस है ये मेजर चैलेंज, और न केवल इंडिया के लिए। अगर आप अल कायदा की बात करते हैं तो इसकी प्रेजेंस आपको नज़र आएगी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पर्टिकुलर एरिया में, और इसका इम्पैक्ट इस पूरे रीजन पर देखने को मिलता है। जहाँ तक इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस की बात है, चाहे वो अगर आप देखेंगे इराक, सीरिया से स्टार्ट हुआ, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव आपको नजर आएगा साहिल रीजन में। साहिल रीजन कहाँ पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जो नाइजीरिया, माली, ये कंट्री आपको नजर आती है, उस पर्टिकुलर एरिया में है। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत के होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जो है 2021 के बाद एक सीरियस चैलेंज पूरी दुनिया के सामने क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए हमें रोकना पड़ेगा किस चीज़ को? टेरर फंडिंग। जो भी कंट्री टेरर को फंड कर रही है, टेरर को इंडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर, इसी चीज़ को लेकर डिस्कस किया गया है कि हम कैसे इनके तरीकों को, ये इन चैलेंजेस को जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आज के टाइम पे कई ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपनी फॉरेन पॉलिसी में टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, और दो कंट्री पर इनडायरेक्ट चैलेंज भी एक तरीके से टारगेट रखा गया, वो था चाइना और पाकिस्तान क्योंकि बहुत सारे टेरर आउटफिट आपको नजर आएंगे पाकिस्तान में। चाइना क्यों? चाइना वो कंट्री जब भी टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया को रेजोल्यूशन लेकर आता है तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में उसको ब्लॉक करने का काम करता है चाइना, राइट। तो इसलिए इन दोनों कंट्रीज को इनडायरेक्ट टारगेट किया गया, क्योंकि डायरेक्टली टारगेट जो है वो किसी भी कंट्री को नहीं किया गया। इसके अलावा अगेन रिपीट किया गया कि कुछ कंट्रीज है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस चीज़ को इंक्लूड करती है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया, और पाकिस्तान और चाइना का डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया गया, लेकिन इस तरह की चीज़ें हुई। जैसा कि अगेन मैंने बताया कि पाकिस्तान में तो टेरर आउटफिट है, लेकिन चाइना जब भी इंडिया या यूएस को रेजोल्यूशन लेकर आता है कि पर्टिकुलर टेररिस्ट जो है उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट के रूप में रिकग्नाइज करिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, वो उस रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर देता है, और इसलिए कई सारी प्रॉब्लम जो वो क्रिएट होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि आज के टाइम पे जो टेरर है, खासकर जो प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं, प्रॉक्सी वॉर जो वही होता है क्योंकि आमने सामने युद्ध लड़ने की जब कैपेसिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने कई बार इंडिया के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी है, और उसका रिजल्ट कई बार वो फेस कर चुके हैं। तो ये होती है कि आप जब फ्रंट में वॉर नहीं लड़ सकते तो प्रॉक्सी वॉर कराया जाता है, जैसे टेररिज्म के थ्रू रेडिकलाइजेशन करवाना हो, इस तरह की चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें काउंटर करना पड़ेगा, और इसी कॉन्टेक्स्ट में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 450 डेलीगेट्स थे, 72 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे, और मल्टीलेटरल बॉडी जैसे इंटरपोल, इंटरनेशनल जो पुलिस है, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर पार्टिसिपेट की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये समिट है। और आपको याद होगा 2021 से 2022 यानी अगले महीने हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट की जो मेंबरशिप है वो समाप्त हो रही, 2 साल की मेंबरशिप थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ने कई बार ये जो टेररिज्म का इशू है ये हमने रेज किया है। क्यों? क्योंकि हम वो कंट्री है जिन्होंने बहुत सारे टेरर अटैक फेस किए हैं, और मुंबई टेरर अटैक तो कह सकते हैं कि हमारी टेरर हिस्ट्री में, या हमारे ऊपर जो टेरर अटैक हुए हैं उस हिस्ट्री में बहुत ही ख़राब, या कह सकते हैं कि जो ख़राब से ख़राब कैटेगरी में आप इंडिकेट कर सकते हैं, उस तरह का अटैक है जो हमें कहीं ना कहीं आज भी वो बैड मेमोरी को रियलाइज़ करवाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इसके ठीक नीचे अगर हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट बिल है
जिसके बारे में डिस्कस किया गया है वो है ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। सबसे पहले ड्राफ्ट का मतलब होता है एक मसौदा तैयार करना, एक तरीके से आपको बताना कि इस बिल के अंदर ये होने वाला है। इसके बाद इस बिल में आपसे सजेशन मांगे जाएंगे, जैसे यहाँ पर आई थिंक 17 दिसंबर तक है, दिसंबर मिड तक आप मान सकते हैं। और ये आएगा बजट सेशन के आसपास ये बिल। देखो इससे पहले लगभग 3-4 महीने पहले बिल जो है विड्रॉ कर लिया गया था, कई सारे इसमें कमियां थी और अब ये बिल फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले ही बताया गया था कि ये बिल जो है वो री इंट्रोड्यूस होने वाला है। इसको बोला जाएगा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, राइट। इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर ब्रीफिंग किया गया। इसके अंदर बताया गया कि डेटा प्रोटेक्शन रिजिम को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसमें पर्सनल डेटा जो ऑनलाइन कलेक्ट किया जाता है, डेटा जो पहले ऑफलाइन कलेक्ट किया जाता है बाद में डिजिटाइज किया जाता है, वो सारी चीज़ इसमें आएगी, क्योंकि डिजिटल डेटा है वो सारी चीज़ इसमें प्रोटेक्ट की जाएगी, उसी को लेकर यहाँ पर फोकस किया गया। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करी गई है उसके बारे में बताया गया। पहली बात तो ये है कि जो पेनल्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, 500 करोड़ तक कर दी गई है अगर इसका वोलेशन होता है। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो जो है उसको थोड़ा सा जो बिग टेक कंपनी जो होती है जैसे अमेजन है, गूगल है, इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा ये अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाद, जब 3 महीने पहले जब सरकार ने विड्रॉ किया था उसके बाद उस टाइम भी बताया था कि ये हम लोग री इंट्रोड्यूस करेंगे और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये री इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, नॉन पर्सनल डेटा के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करते हैं उसमें डिफरेंस बताया गया और इस बिल में बताया गया कि अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है उसके ऊपर भी 10,000 रुपये की तक की पेनल्टी जो लगाई जा सकती है। बजट सेशन 2023 का जो फरवरी में स्टार्ट होगा, फरवरी में स्टार्ट आई थिंक फरवरी से पहले ही हो जाएगा जनवरी में, और फरवरी में जब बजट आएगा तो उसके बाद ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में और इसको लेकर अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई है। इवन इसको सिंप्लीफाई करने की जो मेन मुझे अच्छी चीज़ लगी वो इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। जनरली इसको बहुत ही प्लेन और क्लियर लैंग्वेज में लिखा गया कि सामान्य नागरिक उसको समझ सके और भारत के 8 शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेज आती है उन सबके अंदर इसमें इंक्लूड किया गया है। इवन इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश हमारे 8 शेड्यूल में नहीं आती, लेकिन इंग्लिश के अंदर मोस्टली बिल जो होते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये बिल इंग्लिश में तो होगा ही, इसके साथ 8 शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज उनके अंदर भी सिंपल और प्लेन लैंग्वेज के अंदर रखा जाएगा ताकि हर व्यक्ति इसको अंडरस्टैंड कर पाए। ये बिल जब पार्लियामेंट में आएगा तब इसमें जो मेजर प्रोविजंस क्या है उसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। एक आइडिया देते हैं, एक रफ आइडिया है कि इस तरह का बिल हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और इसमें कुछ ये मेजर प्रोविजन होंगे और फाइनल जो एक एक पॉइंट होते हैं कि इस बिल के फीचर्स क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसके अलावा पार्लियामेंट में क्या डिबेट हो रही है, वो जब ये इंट्रोड्यूस होगा तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आप लोगों के लिए सवाल है, जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रोटेक्शन बिल के बारे में, तो आपको याद होगा कि जब भी डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कोई बिल आता तो एक आर्टिकल कनेक्ट किया जाता है राइट टू प्राइवेसी वाला, जो फंडामेंटल राइट है। आपको आइडेंटिफाई करना कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये किस फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आएगा। सेकंड, राइट टू प्राइवेसी को लेकर एक तो हिस्टोरिकल जजमेंट आई है, ये इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट कमेटी भी थी जिन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए, यानी निजता का अधिकार होना चाहिए। तो उनके बारे में आप कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर या किस फंडामेंटल राइट में होगा, राइट टू प्राइवेसी किस इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जजमेंट के थ्रू आया, और लास्ट है राइट टू प्राइवेसी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है, उस कमेटी का आपको नाम मेंशन करना जिसने रिकमेंडेशन किया था कि राइट टू प्राइवेसी तो होना चाहिए, राइट। इसके बाद हम लोग जाएंगे पेज नंबर 5 पर और यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट जो उसको लिफ्ट किया गया इसरो स्पेस पोर्ट के थ्रू, और 6 मीटर का इसको नाम दिया गया विक्रम एस और विक्रम साराभाई के नाम पर ये रखा गया है। क्या विशेष बात है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में कब लिफ्ट किया गया दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, लेकिन डेवलप किया गया है पहला ये स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और इसके बाद इसके अंदर ये बताया गया कि इस मिशन को नाम दिया गया है प्रारंभ मिशन, है ना, ये इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल था। जनरली आप देखते हैं GSLV PSLV इसमें जो फ्यूल की स्टेजेस होती है इसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस तरह का कितना हैवी ये एक तरीके सेटेलाइट है। फॉर एग्जांपल PSLV के अंदर अगर आप देखते हैं जनरली 4 स्टेज होती है,
सॉलिड लिक्विड। इसके बाद आता है जीएसएलवी क्योंकि थोड़ा हैवी सैटेलाइट होते हैं। जीएसएलवी में 3 इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है वो है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट काम भी है। इसके अलावा इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर हो या 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स हो, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो में, फ़िलहाल कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर चीज़ें जो हो वो मेंशन करी गई है, यानी इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए वो इसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी। तो ब्रीफ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में डिस्कस किया। इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक स्पीसीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है और ये स्पीसीज़ है मेलोसिना बेसिफेरा करके एक नाम दिया गया है। बेसिकली बम्बू के जो एक बम्बू का पेड़ होता है, बांस का पेड़ होता है, उसके ऊपर जो स्पीसी जो फ्रूट लगते थे उसको लेकर कई सारी कहीं ना कहीं कंसर्न थे। फॉर एग्जांपल इसको माना जाता था कि ये बम्बू डेथ है, इसकी वजह से बड़ी संख्या में रेड की फ्लड आ जाती है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कहीं ना कहीं फेमाइन क्रिएट हो जाता है या कहीं ना कहीं अकाल आ जाता है। तो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया कि लोग ये मानते थे कि इसके अंदर प्रोटीन जिसकी वजह से बड़ी संख्या में रेड की फ्लड आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर प्रोटीन नहीं, शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए ये जो कंसर्न थे वो जेन्युइन कंसर्न नहीं है। और इसको लेकर जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर था, लोगों के मन में कह सकते कि इसको लेकर भ्रांतियाँ थी, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो चुकी है। इसके अलावा ये जो स्पीशीज़ कई बार छोटी छोटी न्यूज़ में आती है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि ये मेडिकल रिसर्च फॉर एग्जांपल बायो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो उस पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पर नेचुरली आपको देखने को मिलेगा कि ट्रीज़ की जो रूट्स होती है उनके थ्रू ब्रिजेज बन जाते हैं। वो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें इस तरह की सिम्टम या इस तरह के सिंबल्स देखने को मिलते हैं कि एक पेड़ है, उसकी जड़ों या उसकी रूट्स के थ्रू कनेक्ट होके एक ब्रिज की शेप ले लेता है या एक बांध की शेप ले लेता है। ये सवाल केवल एक क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक 2015 या 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और शायद उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन ये पूछा गया था। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 2015 आई थिंक 2016 या 15 के आसपास का सवाल है, आप उसको क्रॉस चेक करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा न्यूज़ वाले सेक्शन में और पेज नंबर 8 पर अगेन अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के एमर्ज को एज ए मेजर चैलेंज की तरह जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया गया और कैसे आज के टाइम में टेररिज्म एक बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस किया गया। भारत के होम मिनिस्टर जो है वो बांग्लादेश के होम मिनिस्टर से मिले, कई सारे इश्यूज़ को रेज किया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान का डायरेक्ट नेम नहीं लिया गया, लेकिन बताया गया कि साउथ एशिया के अंदर जो रिजीम चेंज हुई है इसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ा है। दुनिया भर की इकोनॉमी जो वीक हो रही है क्योंकि टेरर अगर जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर इकोनॉमी का सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं कंसर्न रेज करेंगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत के होम मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ भी कुछ कंसर्न डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन पर अटैक होना हो, उनके रिलीजियस प्लेसेस पर अटैक होना, ये सारी चीज़ों के अलावा इथोपिया, मालदीव्स, इन सब से भी डिस्कस किया गया। नो मनी फॉर टेरर ये मेन थीम है, इसी को लेकर जो है वो फोकस किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें यहाँ पर बताया गया कि हमने टेररिज्म को काउंटर करने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए को स्ट्रेंथ किया, एनआईए को स्ट्रेंथ किया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमने कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन दिया गया। हालांकि यूएपीए को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है कि इसका मिसयूज़ होता है, नहीं होता है, वो सारी चीज़ें, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताई गई है कि आज के टाइम पे जो टेररिस्ट है वो भी मॉडर्न तरीके अपना रहे हैं। डायनामाइट से लेकर मेटावर्स तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं और AK-47 या वर्चुअल एसेट वो क्रिएट कर रहे हैं। इवन कई बार जो क्रिप्टो करेंसी इसको लेकर चैलेंज भी किया जाता है कि इस तरह की एसेट को कहीं ना कहीं डिजिटल स्टोर करने की कोशिश करते हैं और उसका
टेरर फंडिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के हिसाब से उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जिस तरीके से टेररिस्ट जो है मॉडर्न तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं, ये नए चैलेंज क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने भी और किसी भी गवर्नमेंट के सामने। केवल इंडिया नहीं, दुनिया की किसी भी आप एडवांस से एडवांस इकोनॉमी कंसिडर कर लीजिए, उसके सामने भी कई सारे चैलेंजेस हैं। और जैसे कि अगर आप देखेंगे ड्रोन्स का इस्तेमाल करना हो, ड्रोन्स के थ्रू किसी कंट्री में अटैक करना, ये जो तरीके हैं ये किसी भी कंट्री के लिए एक सीरियस चैलेंज पोज करते हैं, जिसको लेकर ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि आज के टाइम पे चाहे वर्चुअल एसेट हो या फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डार्क नेट हो, इन सब के तरीके से जो टेररिस्ट कहीं ना कहीं एक्टिविटी अपने आगे बढ़ा रहे हैं, इसको काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसीलिए जो कॉन्फ्रेंस है वो हमने आयोजित यहाँ पर करवाई है। इसके बाद अगर हम इसके ठीक राइट हैंड साइड में देखें तो अगेन वही चीज़ें बताई गई है जो ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल है। ये बेसिकली इसके अंदर सी एंड हर ये वर्ड यूज़ किए गए हैं प्रोनाउन के रूप में। सी और हर ये प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन इन द सेंस कि एक नाम बार बार रिपीटेशन करने से उसकी वैल्यू कम ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सी और हर या ये तो इम्पोर्टेंट प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्यों किया गया, एक तो जेंडर इक्वलिटी शो करने को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को इंडिकेशन करने को लेकर, और यहाँ पर ये भी बताया गया कि जब हम बिल ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस बिल को मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी उन्होंने बताया कि हम इस बिल को इतना सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, एक सामान्य नागरिक भी, यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे इसकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है कि एक सामान्य नागरिक जब इस कानून को पढ़ेगा तो वो एक तरीके से जो मेन प्रोविज़न है कि हम कहना क्या चाहते हैं, ये बिल है क्या, वो समझ पाए। और ये होना भी चाहिए। जब भी आप कोई कानून बनाएं उस कानून को इंश्योर करिए कि साधारण से साधारण नागरिक भी पढ़े। इससे पहले इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2022 है, उसका ड्राफ्ट रिलीज़ कर दिया गया है। और आने वाले टाइम में बिल जो इसी तरीके से होंगे, जो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होगी लॉज की, यानी हर एक नागरिक जो है किसी भी कानून के फीचर्स क्या है, उसके डिज़ायरेबल गोल्स क्या है, किस टारगेट या किस तरीके से वो इंडिकेशन करता है, उसको लेकर जो है वो डिस्कस करता है। इन्हीं सब चीज़ों को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। इसके बाद इसके ठीक नीचे एक पिटीशन फाइल करेगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी कि एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट सर्विस होनी चाहिए, इंडियन एनवायरनमेंट सर्विसेज। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है हम उसको रिजेक्ट करते हैं। देखो, मैंने आई थिंक कल या परसों भी डिस्कस किया था कि कल ही पूछा गया था, किसी ने पिटीशन फाइल कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में जो है वो प्राइम मिनिस्टर को और लीडर ऑफ अपोजिशन को एक्सक्लूड कर देना चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की अपनी एक लिमिट है। अगर एक दूसरे की लिमिट क्रॉस करेंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर का कोई कंसेप्ट नहीं रह जाएगा। इसलिए उसके बीच में बैलेंस एस्टेब्लिशमेंट करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है अपॉइंटमेंट करना, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप ध्यान देंगे कोलिजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन करती है गवर्नमेंट को कि इनमें से आप जजेस बनाइए, बट अपॉइंटमेंट की फाइनल अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट या इंडायरेक्टली कह सकते हैं गवर्नमेंट के पास ही है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो पिटीशन थी वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट सर्विसेज को लेकर वो रिजेक्ट कर दी गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अगर आप कहने की क्रिएट करना तो उसको लेकर राज्यसभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा और उसके बाद ही ऑल इंडिया सर्विस जो वो क्रिएट की जाती है। कभी कभी अगर आप देखेंगे राज्यसभा या अपर हाउस या लोअर हाउस के बीच में जब कंपेयर किया जाता है तो कुछ कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा जो सुप्रीम नज़र आती है आपको लोकसभा से, उनमें से एक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक रेजोल्यूशन आता है किस कॉन्टेक्स्ट में कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है, तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। 3 ऑल इंडिया सर्विस है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो 3 ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर काउंट की जाती है। इसके बाद अभी हमने पढ़ा था कि COP 27 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 या यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, इजिप्ट की इम्पोर्टेंट जगह है शर्म अल शेख में, वहाँ पर 18 नवंबर तक ये समिट होने वाली थी। लेकिन डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं उसको लेकर कोई आम सहमति नहीं बनी, इसलिए उसको 1 दिन का एक्सटेंशन दिया गया। पिछली बार भी स्कॉटलैंड ग्लासगो में जो समिट हुई थी उसमें भी एक्सटेंशन दिया गया ताकि फाइनल आउटकम आ जाए।
इस समिट का मेन मकसद क्या है? 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट जो रीफर्म करता है कि हमारा कमिटमेंट होना चाहिए कि हम टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक से ज़्यादा बढ़ने से रोकें और कोशिश करें। जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने कहा था कि 2 डिग्री तो ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे। इसके अलावा पिछली बार भी अगर आपको याद होगा कुछ वर्ड्स को चेंज किया गया था। फॉर एग्जांपल फेज कोल यूज़ के बारे में फेज आउट की जगह फेज डाउन कर दिया गया। फेज आउट का मतलब होता है कंप्लीट आप ख़त्म करिए, और फेज डाउन का मतलब है आप उसको रिड्यूस करिए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके अंदर इस चीज़ को लेकर बार बार डिस्कस किया जा रहा है कि अडेप्टेशन फाइनेंस जो है 2025 तक $40 बिलियन के आसपास इंक्रीज करिए, ताकि डेवलपिंग कंट्री जो है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, क्लाइमेट का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है डेवलपिंग कंट्री पर, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ने एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज जब डेवलपिंग कंट्री अपने आप को डेवलप्ड फेज के अंदर लेकर जा रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन लगेंगे तो फिर एक क्लाइमेट जस्टिस नहीं होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में डेवलपिंग कंट्री कहते हैं कि ठीक है, हम ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन में रिड्यूस करने में आपके साथ है, लेकिन आपको उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और आपको उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी देनी पड़ेगी। न केवल टेक्नोलॉजी, न केवल फंडिंग, बल्कि आपको उसमें टेक्निकल असिस्टेंट की भी इक्वल रिक्वायरमेंट होगी जो आपको प्रोवाइड करनी होगी, राइट। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पेज पे पर्टिकुलर इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। जनरली ये पेज जो है पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, और नेचुरल सी बात है इसमें भी पॉलिटिक्स डिस्कस है, लेकिन मैं 2 चीज़ें देख रहा था। पहला, यहाँ पर आप देखेंगे ये यूपी के IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने एक फ़ोटोग्राफ इंडिकेट की, और ये गुजरात के अंदर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे। तो इन्होंने पूरी दुनिया के सामने इंस्टाग्राम पे ढिंढोरा पीटा कि भाई मैं हूँ IAS ऑफिसर और मुझे बनाया गया है ऑब्जर्वर। तो ये कई बार क्या होता है, दिखावा करना भी कहीं ना कहीं ख़राब इंडिकेशन लगता है। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर बताया जाता है फॉर्च्यूनर दिखावा ज़्यादा करती है क्योंकि उसका हर मंथ का खर्चा भी 1 लाख के आसपास बैठता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में शायद ये भूल गए हैं कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली उस सरकार को मूव करते हैं। यानी जब तक कहीं ना कहीं आप देखेंगे कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। फॉर एग्जांपल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा पावर होगी, किसी भी ऑफिसर को मूव कर सकते हैं और किसी भी ऑफिसर को उस पर्टिकुलर स्टेट से बाहर अपॉइंट करवा सकते हैं। ये उनके पास प्रॉपर पावर होने वाली है। इनडायरेक्टली अगले जब तक इलेक्शन में, यानी इलेक्शन होता है उसके बाद रिजल्ट का पूरा डिक्लेरेशन हो जाता, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है, और इमीडिएटली इनको रिलीव कर दिया गया कि ठीक है, आप कल से ऑब्जर्वर नहीं, अपने घर जाइए और ये फ़ोटो वहाँ पर क्लिक करिए। इसके बाद क्योंकि डेफिनेट सी बात, जब आप IAS ऑफिसर होते हैं, 2011 के IAS 11 साल आपको हो चुके हैं, इस तरह की जब चीज़ें करते हैं तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी इमेज पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा आधार कार्ड को लेकर ये बताया गया कि जो प्रिजनर्स हैं जिनका आधार कार्ड है उनको अपडेट करवाने का मौका दिया जाएगा। और देखो, भले ही प्रिजनर हो, लेकिन अगर कोई फैसिलिटी है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो फैसिलिटी जो है वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगी, वहाँ पर भी वो लागू होगी। इसके बाद पेज नंबर 10 पे अगर हम बात करें तो बहुत छोटी छोटी न्यूज़ नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल काशी तमिल मीट होने वाली है, उसको इनॉग्रेशन किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इसमें बताया गया कि दोनों जो तमिलनाडु है और वाराणसी, इस कल्चर को कनेक्ट करने के लिए 30 डे का एक इनॉग्रेशन सेशन होगा। उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जाएगी ताकि एक दूसरे कल्चर को कनेक्ट किया जा सके। इसके बाद इंडिया और रशिया इस चीज़ को लेकर एग्री हुए हैं कि यूनाइटेड नेशन में काउंटर टेररिज्म को लेकर दोनों कंट्री अपने कोऑपरेशन को डीप करेंगे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये मंथ हमारे लिए लास्ट मंथ होगा दिसंबर वाला, इसके बाद हमारा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉन परमानेंट की सीट है, वो उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि हम 15 दिसंबर के आसपास एक इम्पॉर्टेंट समिट होस्ट करेंगे, दिसंबर महीने की जो प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो इंडिया के पास होगी। और इस दौरान अलग अलग इश्यूज़, फॉर एग्जांपल यूक्रेन है, अफ़गानिस्तान, सीरिया, म्यांमार और आर्मेनिया, अज़रबैजान जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, उन सबको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है वो दी गई है।
इसके अलावा यहाँ पर जो मेन न्यूज़, इसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। रशिया हमारा डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं रिलायबल पार्टनर है। इसके बाद हम जाएंगे वर्ल्ड अफेयर में, पेज नंबर 11 पर। दुनिया में इस टाइम पे क्या हो रहा है। दुनिया में अगर आप फ्रंट की 4 न्यूज़ देखेंगे तो इसमें कैजुअलिटीज़ ही नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल टर्की के अंदर अभी अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, उसके अंदर जितने सस्पेक्ट उनको अरेस्ट किया गया। इसके अलावा इराक के अंदर गैस टैंक के अंदर ब्लास्ट हुआ। गाज़ा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो अभी भी कंटिन्यू है और बड़ी संख्या में इससे लोग सफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्च करी और इसकी रेंज में कहीं ना कहीं पूरा यूएस था और जापान के वाटर के आसपास ये कहीं ना कहीं फॉल करी है ना। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब होता है कि अगर एक मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है, जनरली अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो अटैक करने की कैपेसिटी रखती है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप उसको टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे तो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। पूरी दुनिया क्लाइमेट पर डिस्कस कर रही है, पूरी दुनिया इकोनॉमी पर डिस्कस कर रही है। नॉर्थ कोरिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना मिसाइल को जैसे डेली लॉन्च कर रहे हैं इनको, इसके अलावा शायद कोई इम्पोर्टेंट इनका एम नहीं है। खैर, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में अगर हम बात करें, इंडिया के पास अग्नि 5 है जिसकी रेंज 5 to 5500 के आसपास है। हालांकि चाइना इस रेंज को बोलता कि ये 7500 किलोमीटर तक है। खैर इतनी रेंज है कि नहीं इसके बारे में तो अथॉरिटी बता सकती है, लेकिन चाइना काफ़ी नाराज़ होता है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आज आप जाइए गूगल पर सर्च करिए अग्नि 5 एंड चाइना, है ना, 2 वर्ड आप लिखने हैं, अग्नि 5 एंड चाइना। उसके बाद आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये मिसाइल। इसके अलावा यहाँ कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है नॉर्थ स्ट्रीम को लेकर। नॉर्थ स्ट्रीम बेसिकली गैस पाइपलाइन है ना, ये रशिया को जर्मनी से कनेक्ट करती है और कह सकते हैं कि पूरे यूरोप को जो गैस सप्लाई वो करती थी और उसके अंदर ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से जो यूरोप की बहुत सारी कंट्री जो है रशिया के ऊपर डिपेंड करती है गैस और ऑयल के लिए, और उसके अंदर ब्लास्ट से काफ़ी दिक्कत हुई। इसके अलावा नॉर्थ स्ट्रीम 2 भी है, हालांकि वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बन चुकी है, स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन भी होगा आपको ना, क्योंकि एक कंट्री जो कंटिन्यू न्यूज़ में रही और हमने कभी पूछा भी नहीं उसके बारे में, वो है रशिया। आपको आइडेंटिफाई करना है कि रशिया कितनी कंट्री से बाउंड्री शेयर करती है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आप भले ही उसके नाम मेंशन ना करें, लेकिन आप इतना बताना कितनी कंट्री से बाउंड्री जो है शेयर करती है। और रशिया के आसपास, हालांकि रशिया बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, रशिया के आसपास कौन कौन से इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल प्लेसेस है, ये भी आप कहीं ना कहीं नाम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कैस्पियन सी से रशिया बाउंड्री शेयर करता है, कैस्पियन सी एक हो गया। इसी तरीके से रशिया के आसपास कितने इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल प्लेस है, इससे होगा क्या, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा ज्योग्राफिकली, और सेकंड जो है वो हेल्प मिल जाएगी आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि रशिया इतना ज़्यादा न्यूज़ में है तो उसके आसपास की कंट्रीज़ कौन कौन सी है उसको जस्ट एक बार आप विजिट जरूर कर लेना, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो इस पूरे सिनेरियो को लेकर। राइट, लास्ट पेज है बिजनेस और इकोनॉमी का। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। भारत की ग्रोथ को लेकर आरबीआई बोल रहा है कि इकोनॉमी रेजिलेंट है और हम 7% के आसपास जो ग्रोथ करेंगे। ये एस्टिमेशन होता है हर मंथ एक तरीके से, चाहे आरबीआई हो या गवर्नमेंट हो या अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हो, मूडीज हो, स्टैंडर्ड पुअर हो, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WEF हो सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो सकता है, या IMF हो सकता है, इसके अलावा WB हो सकता है। बहुत सारे फॉर्म हैं जो एक तरीके से कहते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं कि आज के टाइम पे जैसे इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो वो सॉर्ट आउट हो रही है। हालांकि अभी भी कंसर्न है पूरी दुनिया सप्लाई चेन को लेकर इश्यूज हो, या पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो उसको लेकर चैलेंजेज हो, लेकिन इंडिया में बताया जा रहा है आरबीआई की तरफ से कि हम लोग गेन कर रहे हैं, इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है और हमें उम्मीद है कि 7% के आसपास जो ग्रोथ रेट हो सकती है। इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के सामने इंडिया ने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप
हमारे यहाँ पर स्मार्ट टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। स्मार्ट टेक का मतलब होता है स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, और इसको लेकर स्केल अप करने को लेकर डिस्कस किया गया कि रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट टेक में कहीं ना कहीं अब एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये चाइना के द्वारा प्रपोज किया गया था, लेकिन इंडिया इसमें सेकंड हाईएस्ट वोटिंग शेयर रखता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई है, और अगर आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं तो इसमें भी इन्होंने कई सारी चीज़ें मेंशन करी गई। बिल्डिंग से आप पता चल जाएगा कितना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो हम ये क्या करते हैं, डेफिनेट सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करते हैं। और एशियन भले ही है, लेकिन इसमें ये नहीं कि केवल एशियन कंट्री है। 2016 में 57 फाउंडिंग मेंबर थे, जिसमें 37 रीजनल थे और 20 नॉन रीजनल थे। नॉन रीजनल का मतलब जो एशियन कंट्री नहीं है, राइट। 79% ग्लोबल पॉपुलेशन है, 65% ग्लोबल जीडीपी है, वो सारी चीज़ें कवर करी गई है। हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है, स्टैंडर्ड पुअर, फिच और मूडी इन्होंने अच्छी खासी रेटिंग दी है। यूनाइटेड नेशन में परमानेंट ऑब्जर्वर है। एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने को लेकर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को लेकर। इसका भी हेडक्वार्टर चाइना के अंदर है। ये हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। ब्रीफ में प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप देखेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके अलावा संघाई कोऑपरेशन का हो गया या न्यू डेवलपमेंट बैंक का हो गया, इस तरह के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन को लेकर रेफरेंस हो सकती है। तो फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।